नमस्ते। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते। और उन्हीं में से एक बड़ा नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उनके बारे में बनाएंगे कुछ ऐसे नोट्स जो सीधे सीधे परीक्षा में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थीं, उसके बाद देखेंगे कि वो कौन-कौन सी पत्रिकाओं से जुड़े थे, फिर आएंगे उनके सबसे जरूरी ग्रंथ, वो भी कालक्रम के हिसाब से, जो बहुत पूछा जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हिंदी साहित्य में उनका असली मकाम क्या है। चलिए एक-एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, उनका परिचय। आखिर डॉक्टर गुप्ता थे कौन? आइए उनके जीवन और उनके काम की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हैं उनके बेसिक फैक्ट्स। जन्म हुआ 1905 में और निधन 1989 में। कार्यक्षेत्र तो जाहिर है हिंदी साहित्य ही था, लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जो आपको अपने नोट्स में हाईलाइट करनी है। पहली, उनकी पहचान, वो एक प्रख्यात आलोचक, निबंधकार और साहित्य इतिहासकार थे। और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, उनकी आलोचनात्मक धारा कौन सी थी? वो थी प्रयाग आलोचना परंपरा। ये सवाल सीधा सीधा बनता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि डॉक्टर गुप्त को इतना बड़ा आलोचक क्यों माना जाता है? क्या खास था उनमें? देखिए, वो सिर्फ ये अच्छा है, ये बुरा है वाली आलोचना नहीं करते थे। नहीं, उनकी आलोचना में एक वैज्ञानिक दृष्टि थी, एक साइंटिफिक अप्रोच था। वो हर चीज को इतिहास की कसौटी पर कसते थे। उनके लिए भावनाएं नहीं, बल्कि तथ्य, मतलब ऑब्जेक्टिविटी सबसे ऊपर थी। और इसी वजह से जब उन्होंने छायावाद जैसे बड़े आंदोलन का मूल्यांकन किया ना, तो वो बिल्कुल अलग था। अच्छा, तो ये तो हुई उनके नजरिए की बात। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं को। उनके लिखने का स्टाइल कैसा था, उनकी आलोचना के खास तत्व क्या थे। देखिए, उनकी पूरी आलोचना शैली को आप इन 4 पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला, उनकी आलोचना हमेशा तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक होती थी। लॉजिक और एनालिसिस, ये 2 हथियार थे उनके। दूसरा, वो किसी भी कविता को यूं ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसे उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में रखकर देखते थे कि भाई ये किस माहौल में लिखी गई है। तीसरा, छायावादी काव्य की तो उन्हें जबरदस्त समझ थी। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उनकी शैली शोधपरक और तथ्यात्मक थी। हवा में बातें नहीं, हर बात के पीछे रिसर्च और फैक्ट्स होते थे। और यही वो चीज है जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, किसी भी बड़े लेखक की पहचान इस बात से भी होती है कि उसके विचार कहाँ छप रहे हैं, कहाँ पढ़े जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर गुप्त किन किन बड़ी पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। ये नाम देखिए जरा: आलोचना, हंस, साहित्य संदेश, भारती, नया साहित्य। अरे, ये तो उस जमाने की टॉप की लिटरेरी मैगजीन्स थीं। इनमें छपना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। और डॉक्टर गुप्त के लेख इनमें लगातार छपते थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका प्रभाव कितना व्यापक था। अब हम आ गए हैं इस सेशन के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां से सवाल बनता ही बनता है। उनके प्रमुख ग्रंथ, और वो भी काल क्रमानुसार, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये टाइमलाइन सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं है, ये उनके विचारों के विकास की कहानी भी है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इस टाइमलाइन को साथ में देखते हैं। सफर शुरू होता है 1946 में छायावाद से। फिर 11 साल बाद 1957 में आती है हिंदी आलोचना का विकास। उसके बाद 1961 में जयशंकर प्रसाद और उनकी काव्य कला पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी। फिर देखिए 1965 में आधुनिक हिंदी काव्य, 1969 में हिंदी साहित्य की भूमिका और आखिर में 1972 में काव्य और आलोचना। आप देख रहे हैं, हर किताब एक अगला कदम है, उनके बौद्धिक विकास का एक नया पड़ाव है। तो हमने उनका जीवन देखा, उनकी शैली देखी, उनके काम को भी देखा। अब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हिंदी साहित्य के बड़े से आसमान में डॉक्टर गुप्त का सितारा कहाँ चमकता है? चलिए अब इसका मूल्यांकन करते हैं। बस ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की आलोचना परंपरा का एक सशक्त प्रतिनिधि। जरा सोचिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हिंदी आलोचना के सबसे बड़े नाम की। और उनके बाद अगर किसी को उस परंपरा का सबसे मजबूत पिलर माना गया, तो वो थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त।
इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। यह अपने आप में उनके कद को बताने के लिए काफ़ी है। और अगर कोई पूछे कि उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी काम क्या था, तो वो था छायावाद को लेकर। देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने छायावाद को सिर्फ भावुकता के दलदल से बाहर निकाला, जहां लोग उसे सिर्फ इमोशनल पोएट्री समझते थे, वहां से निकालकर उसे बौद्धिक आलोचना के ठोस धरातल पर स्थापित किया। मतलब उन्होंने ये साबित किया कि छायावाद सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि एक गहरा, बौद्धिक और गंभीर साहित्यिक आंदोलन है। ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट था। तो आखिर में ये सवाल कि आधुनिक हिंदी आलोचना को डॉक्टर गुप्त ने किस तरह प्रभावित किया, इसका जवाब अब तक आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने आलोचना को सिर्फ कैसा लगा से निकालकर क्यों लगा तक पहुंचाया। उन्होंने उसे एक वैज्ञानिक, एक तार्किक आधार दिया, एक ऐसा औजार बनाया जो साहित्य को बेहतर समझने में मदद करता है, और उनका ये असर आज तक कायम है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिएगा कि आज के दौर में जब हर कोई अपनी राय दे रहा है, क्या हमें डॉक्टर गुप्त जैसी ही तार्किक और तथ्यात्मक आलोचना की जरूरत सबसे ज्यादा नहीं है?